दिल्ली एयरपोर्ट पर जिस तरीके से रामकृपाल यादव को रिसीव करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे थे, उसी समय ये तय हो गया था कि बीजेपी को अब नए राम मिलने वाले हैं। एयरपोर्ट पर ही रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने रामकृपाल की राजनाथ सिंह से मुलाकात करवाई। करीब 15 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद रामकृपाल बाहर निकले, लेकिन अपनी ओर से उन्होंने पत्ते नहीं खोले। आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे? कल मैं बताऊंगा। अभी मीटिंग में क्या बातचीत हुई? नो कमेंट, मैं कल बताऊंगा। दिल्ली एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में हुई इस मुलाकात में ही रामकृपाल के बुधवार को बीजेपी में शामिल होने का कार्यक्रम तय हुआ। चूंकि राजनाथ सिंह का हैदराबाद दौरा पहले से तय था और रामकृपाल नहीं चाह रहे थे कि बीजेपी में उनकी एंट्री हल्के में हो, सो मुलाकात एयरपोर्ट पर ही करवाई गई। हालांकि पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि रामकृपाल को पाटलिपुत्र से लोकसभा का टिकट दिया जाएगा या नहीं, इसका कोई ठोस भरोसा नहीं दिया गया है। इस सीट से हाल ही में लालू की पार्टी छोड़कर आए विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव भी दावेदार हैं। लिहाजा रामकृपाल को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। पाटलिपुत्रा क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार, उसके पाटलिपुत्रा क्षेत्र में रहने वाले एकमात्र मैं ही हूँ। जितने लोग वहाँ दावेदारी कर रहे हैं सब बड़ो प्लेयर हैं, पूरी तरह 100% स्वस्थ हैं कि मुझे चुनाव लड़ाया ही जाएगा। वैसे रामकृपाल और नवल किशोर में रामकृपाल का कद ज्यादा बड़ा है। हालांकि जिस वक्त एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह के साथ बैठक चल रही थी, उसी वक्त मीडिया में ये खबरें भी उड़ी कि लालू ने राजनाथ सिंह को फोन करके अपनी बेटी के खिलाफ रामकृपाल को नहीं उतारने की गुजारिश की है। रामकृपाल यादव अभी राज्यसभा के सांसद हैं। बीजेपी के लिए परेशानी ये है कि पाटलिपुत्र सीट पर उनके पास कोई ताकतवर यादव उम्मीदवार नहीं है। रामकृपाल पुरानी पटना सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं। एक बार वो पटना के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। बिहार में यादव वोटरों की संख्या करीब 15% के आसपास है। 2009 के चुनाव में लालू इस सीट से अपने राजनीतिक मित्र रंजन यादव के हाथों मात खा गए थे। पाटलिपुत्र की जंग में बीजेपी अगर लालू के लक्ष्मण रहे रामकृपाल को उम्मीदवार बनाती है, तो इसका असर न सिर्फ इस सीट पर बल्कि आसपास की सीटों पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन राबड़ी देवी को लगता है कि इसका कोई असर नहीं होगा। मीसा भी कह रही हैं कि चाचा जहां रहे खुश रहे। पर्सनल कोई लड़ाई नहीं होता, पॉलिटिक्स के अंदर कोई पर्सनल ग्रीवांसेस नहीं होते हैं। चाचा भतीजी की कोई लड़ाई नहीं होगी, विचारधारा की लड़ाई होगी। कोई असर नहीं पड़ेगा। रामकृपाल जी के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा हमारा राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी पर, न बिहार के जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लालू ने विरासत के लिए वफादार की बलि दे दी, लेकिन पाटलिपुत्र की धरती पर इतिहास दोहराए जाने की तैयारी है। पिछली बार लालू के सामने उनके खासम खास रहे रंजन यादव थे, तो इस बार लालू की बेटी के सामने रामकृपाल हो सकते हैं। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां कुल मिलाकर 48 सीटें हैं। हम आपको बता दें, यहां पर शिवसेना ने कह दिया है कि बीजेपी के साथ उसके गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एमएनएस के साथ उसके रिश्तों पर बीजेपी अपना रुख साफ करे। हम मूलतः शिवसेना के साथ हमारा अलायंस है और उससे अधिक आज वार्ता की गुंजाइश नहीं है। इसलिए हमने घोषित तौर से शिवसेना के साथ अपना समझौता रखा है। ये परिवार है, इस परिवार में छोटे मोटे हत्या तो होते रहते, उससे कोई छोटी बात है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन में कोई गड़बड़ नहीं है, ये बताने के लिए दोनों पार्टियों के दिग्गजों को सामने आना पड़ा। वजह है बीजेपी शिवसेना गठबंधन में राज ठाकरे की एंट्री। राज की वजह से गठबंधन खतरे में पड़ गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे से राजीव प्रताप रूडी की मुलाकात हुई तो मामला सुलझ गया लगता है। बीजेपी शिवसेना का मामला उलझा क्यों? इस सवाल का जवाब है राज ठाकरे और उनका ये बयान। आणि हे जे खासदार आपले निवडून येतील ते पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींना पाठिंबा इथे देतील। दरअसल 3 मार्च को मुंबई के एक होटल में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी।
इस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि राज ठाकरे ने न सिर्फ ये ऐलान कर दिया कि एमएनएस प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी का समर्थन करेगी, बल्कि बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी नहीं खड़े करेगी। लेकिन बीजेपी और एमएनएस की नजदीकियां शिवसेना को रास नहीं आई। शिवसेना ने राज ठाकरे के एनडीए में आने का विरोध किया तो राज ठाकरे ने शिवसेना के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया। उत्तर पश्चिम मुंबई महेश मांजरेकर। इस ऐलान ने उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ा दी। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को करीब 35% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस एनसीपी को करीब 39% वोट, राज ठाकरे की पार्टी को करीब 4% वोट मिले थे। इस चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के उम्मीदवार नासिक, पुणे, भिवंडी और ठाणे समेत 9 सीटों पर राज ठाकरे की वजह से हारे थे। अब जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहां तो वोट बंटने की उम्मीद कम है, लेकिन जिन सीटों पर शिवसेना और एमएनएस दोनों के उम्मीदवार होंगे, वहां वोटरों में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के लिए शायद नए गठबंधन देखने को मिलेंगे और बीजेपी ये सिग्नल दे रही है कि अगर शिवसेना हमसे थोड़ी दूर है या थोड़ी सी उसमें खटास है तो उनके पास दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र में है जो राज ठाकरे है। वो स्टेटमेंट बीजेपी भी दिखाना चाहती है। बीजेपी महाराष्ट्र में राज और उद्धव दोनों का साथ चाहती है, लेकिन मुश्किल ये है कि एक को बुलाओ तो दूसरा भाग जाता है। फिलहाल तो मामला शांत है, लेकिन राज ठाकरे कभी भी भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नाना करते हुए भी राज ठाकरे ने पुणे में भाजपा के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी में फंड्स की कमी दिखाई दे रही है और उसका असर, ये रिपोर्ट। यह है नागपुर का आलीशान टुली इंटरनेशनल होटल, जहां 13 मार्च को रात 8:30 बजे से अरविंद केजरीवाल के साथ डिनर करने वालों की भीड़ जुटेगी और इस भीड़ में आया हर शख्स डिनर के लिए 10,000 रुपए चुकाएगा। आम आदमी पार्टी ने फंड जुटाने के लिए ये नया फॉर्मूला निकाला है। अब तक 40 लोग डिनर के लिए अपना नाम दे चुके हैं। पार्टी ने करीब 150 लोगों को जुटाने का टारगेट तय किया है। हम जनता से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जनता के पैसे से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो अपना बहुत सारा लाखों करोड़ों का पैसा लगा के चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी के इस फॉर्मूले पर सवाल ये उठता है कि पार्टी जिस सादगी की बात करती है वो आलीशान होटल के डिनर में तो नहीं हो सकती। क्या आम आदमी एक वक्त के खाने के लिए 10,000 दे सकता है? राज्य इकाइयों ने ये तरीका अपना तय किया है कि डिनर पे लोगों को आमंत्रित करके उनसे पार्टी को सहयोग करने के लिए कहेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं। इन सवालों का अंदाजा आम आदमी पार्टी को भी रहा होगा, लेकिन इस फॉर्मूले के पीछे पार्टी की मजबूरी छिपी है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, पार्टी को फंड की जरूरत है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए करीब 300 करोड़ का फंड जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पार्टी दुनिया के 113 देशों से अब तक करीब 11 करोड़ 82 लाख की रकम ही जुटा पाई है। मंगलवार को 648 लोगों ने पार्टी फंड में 14,57,874 रुपए दान किए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने लोगों से 20 करोड़ का फंड जुटाया था। आम आदमी पार्टी फंड जुटाने के लिए नई नई तरकीब निकाल रही है। बेंगलोर में केजरीवाल के साथ डिनर के लिए कम से कम 20,000 रुपए की सीमा तय की गई है। इन तरकीबों से इतना जरूर साफ है कि आम आदमी पार्टी फंड की कमी से जूझ रही है।